द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, यही वो अध्याय है जो अभी हम लोग कर रहे हैं और पिछले कुछ कक्षाओं के माध्यम से हम लोगों ने इस अध्याय को समाप्त कर लिया है। यानी कि यह कक्षा इस अध्याय का अंतिम कक्षा होगा जिसमें हम लोग इस अध्याय को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे, क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने किया है वो इसके कंसेप्ट को देखा है। अभी कुछ और चीजें जो इस अध्याय में लेखक और प्रकाशक के द्वारा दिया गया हुआ है जो आप लोगों को पढ़ना है, अब हम लोग उस पर आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वर्ड ट्रेजर वाले सेगमेंट का। यहां पर कुछ शब्द और उसके अर्थ दिए गए हुए हैं जो लेखक और प्रकाशक को लगता है कि यह मेरे विद्यार्थियों को जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हालांकि ये सारे शब्द जो हैं मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ा दिया है, लेकिन फिर से इस शब्द को जाने, फिर से इस शब्द के अर्थ को जाने। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है नेटुफियन पीपल। नेटुफियन पीपल किसे कहते हैं? तो मेसोलिथिक बिल्डर ऑफ स्टोन आर्किटेक्चर हु लिव्ड इन द मेडिटेरेनियन रीजन ऑफ द वेस्ट एशिया। यहां पर ये जो नेटुफियन पीपल हैं ये मेसोलिथिक बिल्डर ऑफ स्टोन आर्किटेक्चर, ये मेसोलिथिक एज में रहने वाले वो लोग थे, वो लोग हैं जो कि पत्थरों से नक्काशी वगैरह किया करते थे और ये जनरली एशिया के वेस्टर्न पार्ट यानी कि एशिया के पश्चिमी पार्ट यानी कि वेस्ट एशिया में रहा करते थे और मेडिटेरेनियन रीजन, मेडिटेरेनियन क्षेत्र में रहा करते थे। आगे मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया क्या है? The region lying in between the river Tigris and Euphrates, modern Iraq in West Asia। मेसोपोटामिया वो क्षेत्र है जो कि दो नदियों के बीच में आता है, टिग्रिस नदी और यूफ्रेट्स नदी। और ये आज की अगर बात करें, अभी की बात करें तो ये वेस्ट एशिया का इराक पार्ट है, यानी कि इराक देश वाला जो क्षेत्र है वही पहले मेसोपोटामिया कहलाता था। आगे बसाल्ट। बसाल्ट के बारे में लिखा हुआ है अ डार्क रॉक ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन, ज्वालामुखी से निकलने वाला एक भयावह या फिर काले रंग का चट्टान, जो गाढ़े रंग का जो चट्टान है वही कहलाता है बसाल्ट। फर्टाइल क्रिसेंट। फर्टाइल क्रिसेंट किसे कहते हैं? तो क्रिसेंट शेप्ड रीजन बिटवीन द नील वैली इजिप्ट एंड द टिग्रिस यूफ्रेट्स रिवर इराक, बर्थ प्लेस ऑफ टू ग्रेट एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। फर्टाइल क्रिसेंट का मतलब, द क्रिसेंट का मतलब होता है इस तरीके का अर्ध चांद जैसा होता है ना, इसी को क्रिसेंट कहते हैं। तो ये जो है यही क्रिसेंट कहलाता है। तो फर्टाइल क्रिसेंट का मतलब होता है क्रिसेंट शेप, मतलब इस तरह का क्षेत्र जो कि नील नदी, नील वैली इजिप्ट का और टिग्रिस यूफ्रेट रिवर जो इराक का है इसके बीच में लाई करता है। और ये दो सिविलाइजेशन का बर्थ प्लेस माना जाता है। माना जाता है कि यहीं पर दो सभ्यताओं ने जन्म लिया था, एक सभ्यता इजिप्ट का और एक सभ्यता मेसोपोटामिया का। आगे चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज क्या होता है? अ पीरियड ऑफ ह्यूमन कल्चरल डेवलपमेंट विद एडवांस्ड टेक्निक फॉर स्मेल्टिंग कॉपर एंड टीन। चैल्कोलिथिक एज का मतलब है वो एज, वो काल, इंसानों का वो काल जहां पर इंसान ने पत्थर के बाद किसका? तो तांबा का प्रयोग करना शुरू किया, यानी कि तांबा युग, ताम्र युग जो है वही चैल्कोलिथिक एज कहलाता है। यही जो है ये चैल्कोलिथिक एज यानी कि कॉपर एज कहलाता है। COPPER, कॉपर मतलब तांबा, और ये ताम्र युग है, तांबा युग है। मेगालिथ्स क्या होता है? ह्यूज स्टोन यूज्ड टू मार्क ब्यूरियल साइट्स, बड़े बड़े पत्थर जिससे यूज टू मार्क ब्यूरियल साइट, जिससे जहां पर किसी को दफनाया गया हो, जलाया गया हो, उसको मार्क करने के लिए कि यहां पर ये सारी चीजें हुई है, उस बड़े स्टोन को, बड़े पत्थर को हम लोग मेगालिथ्स कहते हैं। मेगा का मतलब लार्ज होता है और लिथ का मतलब स्टोन होता है, इसीलिए ये बड़ा पत्थर मेगालिथ्स कहलाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक्सरसाइज का, यानी कि अब हम लोग उस पार्ट में आ गए हैं जहां पर आप लोगों को सारा कुछ करना है, यानी कि जो एक शिक्षक को पढ़ाना था इस अध्याय में वो पढ़ा दिया गया है। अब उसके आधार पर आप लोगों को प्रश्न के उत्तर देने हैं, यानी कि यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंट सेगमेंट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे जिसके उत्तर आप लोगों को पढ़कर देना है। और ये सारे प्रश्न जो है
ये इसी चैप्टर के आधार पर है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, जो आप लोगों को आपके बोर्ड पीएसबीआई के सिलेबस पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है। एक्सरसाइज में पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। यानी कि यहां पर नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हुए हैं और उसके 4 विकल्प दिए गए हुए हैं, उसमें से एक सही है 3 गलत है। आपको यह बताना है कि सही कौन है। और ऐसे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ए बी सी डी ई एफ यानी कि 6 क्वेश्चन है जो पृष्ठ संख्या 24 और पृष्ठ संख्या 25 पर है। फिर अगर हम लोग पृष्ठ संख्या 25 पर आ चुके हैं तो यहां पर टाइप क्वेश्चन 2 और टाइप क्वेश्चन 3 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हुए हैं, जिसमें टाइप क्वेश्चन 2 में यानी कि सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है और थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी 5 क्वेश्चन है और दोनों के उत्तर जो है वो डिस्क्रिप्टिव है यानी कि लिख कर देना है। बस यही है कि जो दूसरा वाला है और जो तीसरा वाला है इसमें अंतर यह है कि जो दूसरा वाला का जो 5 क्वेश्चन है इसके उत्तर संक्षिप्त में देने हैं यानी कि 1 से 2 सेंटेंस में देने हैं, 1 से 2 वाक्य में देने हैं, जबकि तीसरे वाले थोड़ा सा विस्तार में जाएगा, इसका उत्तर 5 से 6 वाक्य में होगा। आगे मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग वाला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है यानी कि टाइप क्वेश्चन 4 है, उसमें ए बी सी डी ई एफ को 1 2 3 4 5 से मैच कराना है, बताना है कि ए के साथ कौन होगा, बी के साथ कौन होगा, सी डी ई के साथ कौन कौन होगा। उसके बाद टाइप क्वेश्चन 5 आता है गिव 1 वर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहां पर 6 क्वेश्चन दिए गए हुए हैं और इस 6 क्वेश्चन के उत्तर आप लोगों को एक एक शब्द में देने हैं। पहले वाक्य में देना था, अब यहां पर शब्द में देना है। और ये जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है, ये पृष्ठ संख्या 25 से होते हुए पृष्ठ संख्या 26 तक आता है यानी कि ये टाइप क्वेश्चन 5 है। अगर टाइप क्वेश्चन 6 की बात करें, छठे प्रकार के प्रश्न की बात करें, तो यहां पर लिखा हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेंटेंसेज आर ट्रू और फॉल्स, रीराइट द इनकरेक्ट वन। यहां पर 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं और पांचों प्रश्न को आप लोग को पढ़ना है और बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। सारे सही हैं तो अच्छी बात है, सारे गलत है तो भी अच्छी बात है, सारे गलत है तो सारे को फॉल्स लिखिए, सारे सही है तो सारे को ट्रू लिखिए, जो ट्रू है उसको ट्रू लिखिए, जो फॉल्स है उसको फॉल्स लिखिए। लेकिन यहां पर एक और चीज इसमें करना है, ट्रू है तो कोई बात नहीं, फॉल्स है तो उसको आपको सही करके लिखना है, ये भी यहां पर है। सिर्फ टी और एफ से काम नहीं चलेगा, आपको रीराइट करना है यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट को ट्रू स्टेटमेंट में रीराइट करना है, फिर से लिखना है, यानी कि अगर गलत है तो उसको सही कीजिए। आगे अब हम लोग आते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में, यानी कि चूंकि मैं बार बार कहता आ रहा हूं इंट्रोडक्शन से लेकर अभी तक अलग अलग कक्षाओं में मैं कहता आ रहा हूं कि आप एक ऐसे बोर्ड के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं जो भारत में बड़े स्तर पर एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो ज्ञान के साथ साथ नॉलेज के साथ साथ आप लोगों के स्किल यानी कि कौशल को भी निखारने के लिए प्रतिबद्ध है, कार्य करता है। और इसी के आधार पर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके नॉलेज के साथ साथ आपके मेंटल एबिलिटी को भी चेक करते हैं, मानसिक योग्यता को भी चेक करते हैं। उसी में अब आने वाले कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं, जिसमें सबसे पहला है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। पढ़ देते हैं। पीपल इन द नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक एजेज वर्शिप्ड फोर्सेज ऑफ नेचर एंड ट्रीटेड द अर्थ एज देयर मदर। जो पीपल नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक एज में होते थे वो प्रकृति के अलग अलग चीजों को, अलग अलग शक्तियों का पूजन करते थे और धरती को माता मानते थे। Do you think that they had the same differences then as people do now with regard to religion? Have a class discussion. Do you think that do you think they had the same differences then as people do now with regard to religion? क्या आपको लगता है कि वो सारी चीजें जो उस समय हो रही थी वही सारी चीजें अभी हो रही है और ये धर्म के नाम पर अलग अलग तरीके से हो रहा है? इस पर आप लोग अपने क्लास में डिस्कशन करें, क्लास में चर्चा करें। अगला जो है वो है मार्क द फॉलोइंग प्लेसेज ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। यहां पर एक्टिविटी जोन के तहत कुछ प्रश्न दिए गए हुए हैं, जिसमें पहला है मार्क द फॉलोइंग प्लेसेज ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। भारत के मानचित्र में छोटा नागपुर, हल्लूर, भीमबेटका, मेहरगढ़, दावोजली हेडिंग और नर्मदा रिवर को आपको बताना है कि कौन सा कहां पर है। आगे क्रिएट अ रिपोर्ट। अब यहां पर आपको एक रिपोर्ट बनाना है।
प्रश्न संख्या 2 में, जो कि पृष्ठ संख्या 26 पर है, हाउ टू गो अबाउट द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में क्या करना है ये यहां पर लिखा गया हुआ है। लिखा हुआ है बुर्जा होम वाज द फर्स्ट नियोलिथिक साइट टू बी डिस्कवर्ड इन कश्मीर। अगर कश्मीर में पहले नियोलिथिक साइट की बात करें तो उस जगह का नाम बुर्जा होम है। इट कैन बी डेटेड बैक टू 3000 बीसी। इसकी जो बात आती है वो 3000 बीसी के समय की, ईस्वी की बात आती है। बुर्जा होम मीन्स प्लेस ऑफ द बिर्च इन कश्मीरी, यानी कि अगर कश्मीरी में बुर्जा होम की बात करें तो प्लेस ऑफ द बिर्च होता है ये बुर्जा होम। इन दिस रिपोर्ट, अब इस रिपोर्ट में क्या करना है, आउटलाइन द मेन फीचर ऑफ बुर्जा होम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हुए हैं, नीचे कुछ बिंदुएं दी गई हुई है, उसके आधार पर एक रिपोर्ट बनाना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है, जिसमें मेन फीचर, मुख्य चीजें जो बुर्जा होम की है वो आपको लिखना है। लोकेशन दिया गया हुआ है कि बुर्जा होम इज सिचुएटेड इन द कश्मीर, ये कश्मीर में, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा, ऑन द बेड ऑफ द ड्राइड अप लेक, वही कि ये एक ड्राइड अप लेक, ये इस पर, ये लगभग इससे सटा हुआ है, इसी पर है। द फॉरेस्ट एंड लेक अराउंड बुर्जा होम मींट देयर वाज अ गुड फूड एंड वाटर सप्लाई। और ये सारी चीजें, जंगल होना, बगल में पानी होना, पोखर होना, ये सारी चीजें होना, यह बताता है कि ये जो जगह है ये एक उपजाऊ जगह रहा होगा। यहां पर फल फूल ये सारे चीज जो है, या फिर कहे सीधे सीधे तो यह एक एग्रीकल्चरल लैंड यानी कि कृषि वाला जमीन रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर लेक भी है, यहाँ पर अलग अलग वो सारी चीजें हैं जो एक फूड ग्रोथ के लिए, या फिर फूड के ग्रो के लिए, या फिर कहें तो फूड के यानी कि भोजन के उपजने के लिए, अलग अलग अनाजों के उपजने के लिए आवश्यक है, वो सारी चीजें जो है वो बुर्जा होम में दिखता है, यानी कि ये उस समय होगा। तो अब इसी के आधार पर आपको एक रिपोर्ट बनाना है और बताना है कि बुर्जा होम में वो कौन कौन सी खासियत, वो कौन कौन से मेन फीचर्स थे, या फिर कौन कौन से मेन फीचर्स हैं जो इसको एक अलग पहचान देते हैं, एक अलग खासियत देते हैं। तो इसके आधार पर आप लोगों को एक रिपोर्ट तैयार करना है। यहां पर टाइप ऑफ ड्वेलिंग्स दिया हुआ है, पिट ड्वेलिंग, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फ्रॉम द पिट्स। यहाँ पर कौन कौन सी चीजें यहाँ पर दिखती है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर दिया गया हुआ है कि यहाँ पर केव पेंटिंग, यहाँ पर ग्राइंडिंग स्टोन, ओवन मेड ऑफ स्टोन और क्ले, एश, चारकोल एंड पीसेज ऑफ पॉटरी। यहाँ पर अलग अलग घरे दिखते हैं, यहाँ पर अलग अलग गुफाओं पर चित्रण या पेंटिंग जो किया गया हुआ है वो सारे चीजों के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर पत्थरों के साक्ष्य मिलते हैं उस समय के, और यहाँ पर मिट्टी वाले वो सारे साक्ष्य मिलते हैं जो उस समय के लोग प्रयोग किया करते थे। ये सारी जानकारी आपको दी गई हुई है। इसके आधार पर आप लोगों को एक रिपोर्ट तैयार करना है, और ये एक केव पेंटिंग है जो कि आप इस चित्र के माध्यम से पृष्ठ संख्या 26 पर देख रहे हैं। एक गुफा पर ये चीजें चित्रण की गई हुई है, पेंटिंग किया गया हुआ है। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ का ऑक्यूपेशन की अगर बात कर लें तो ऑक्यूपेशन में हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज, पृष्ठ संख्या हम लोग आ चुके हैं, आगे पृष्ठ संख्या हम लोग आ चुके हैं 26 से पृष्ठ संख्या 27 पर। यहां पर लिखा हुआ है occupation from the archaeological evidence it appears that the main occupation of the people of Burja home were growing crops, making pottery and tools and domestications of animal। अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये जो पुरातत्व विभाग है उसके रिसर्च, उसके एविडेंस के आधार पर, उसके पाए गए एविडेंस तथ्य के आधार पर, उसके अनुसंधान के आधार पर बुर्जा होम के बारे में जो पता चलता है कि यहाँ के लोग क्या करते होंगे, तो वो कार्य यहाँ पर कृषि से जुड़ा हुआ साक्ष्य मिलता है कि यहाँ के लोग जो हैं वो क्रॉप ग्रो कराते होंगे, यानी कि फसलों का काम, यानी कि कृषि का काम होता होगा। यहाँ पर मेकिंग पॉटरी यानी कि घड़ा वगैरह बनाने का कार्य होता होगा, और जानवरों को पालना, उन सब से उसका प्रयोग करना, उपयोग करना, दूध वगैरह, इन सारे चीजों का कार्य होता होगा। ऐसे साक्ष्य पुरातत्व विभाग यानी कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से मिलता है, बुर्जा होम के बारे में कहा जा सकता है। ब्यूरियल प्रैक्टिसेज की बात करें कि कैसे यहाँ पर दाह संस्कार होता है, तो उसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो ये कहता है कि a unique aspect of their burial system was the fact that they even buried animals such as dog, cattle, buffalo, goats and sheep with the dead। अब यहाँ पर क्या है कि इंसानों का तो ब्यूरियल होता ही था, लेकिन यहाँ पर ऐसे साक्ष्य मिलते हैं
जहां पर हम लोगों ने पहले देखा कि जब लोग मरते थे तो इस समय के लोग यह समझते थे कि ये उस यात्रा में यह व्यक्ति चला गया है जो अब कभी वापस नहीं आएगा, यानी कि एक अनंत यात्रा में जा चुका है। लेकिन वहां पर ये लोग ये भी मानते थे कि इंसानों का पुनर्जन्म हो सकता है, इंसानों का पुनर्जन्म होता है, यानी कि यह व्यक्ति इस जन्म में तो अब इस वापस नहीं आएगा, अगले जन्म में फिर किसी और रूप में आ सकता है। इसलिए जब इंसान मरते थे तो उनको दफनाने जलाने का जो कार्य होता था उसके साथ उससे जुड़े हुए जितने भी बिलोंगिंग्स थे, इंसानों को छोड़ के, जीवित चीजों को छोड़कर जो निर्जीव चीज था उसको भी दफना दिया जाता था, जला दिया जाता था। जैसे उसके घड़े हो, उसका टोकरी हो, अलग अलग चीजों को भी जो उस इंसान से जुड़ा हुआ था उसको दफना दिया जाता था। तो उसी के साथ यहां पर और भी साक्ष्य मिलते हैं जो यूनिक साक्ष्य हैं, जो एक अलग साक्ष्य या अलग तथ्य जो दिखते हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। जब सर्वे, जब यहां पर खुदाई की गई, जब यहां पर अनुसंधान किया गया तो पता चला कि यहां पर अलग अलग जानवरों का भी ब्यूरियल होता था, अलग अलग जानवरों का भी सही तरीके से रीति रिवाज के साथ, जो उस समय का रीति रिवाज था, दफनाया या फिर जो चीजें जिस तरीके से होती थी, जलाया वगैरह, ये सारा चीज किया जाता था। और ये सारी चीजें भी ब्यूरियल प्रैक्टिसेज के अंतर्गत इस बुर्जा होम में होता था। अगर टू कंक्लूड की बात करें, अगर हम लोग कंक्लूजन के तौर पर, निष्कर्ष के तौर पर आए तो समराइज द मेन फीचर ऑफ बुर्जा होम, लोकेट बुर्जा होम ऑन द मैप ऑफ इंडिया, ड्रॉ अ पिट हाउस। अब यहां पर आप लोगों को करना क्या है? तो सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा कि यहां पर आप लोगों से करने को कहा जा रहा है कि आप बुर्जा होम के बारे में एक रिपोर्ट बनाएं, जानकारी लें और रिपोर्ट बनाएं। कुछ जानकारी यहां पर दी गई हुई है कि इसका लोकेशन कहां था, पेंटिंग वगैरह का चित्र दिया गया हुआ है। यहां पर दिया गया कि यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या हुआ करता था, व्यवसाय क्या हुआ करता था, जैसा कि हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से तथ्य और साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे ब्यूरियल प्रैक्टिसेज के बारे में भी, यानी कि जो अंतिम संस्कार है वो कैसा होता था, इन सारी चीजों के बारे में भी जानकारी दी गई। अब इसके आधार पर अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो आप लोग को करना क्या है, तो आपको मेन फीचर ऑफ बुर्जा होम लिखने हैं, लोकेशन ऑफ द बुर्जा होम ऑन द मैप ऑफ इंडिया, आप लोग को बताना है कि भारत के मानचित्र पर यह कहां है, और ड्रॉ अ पिट हाउस, और जो एक पिट हाउस है, ये सारी चीजों को भी वहां पर बनाना है। यानी कि ये सारी चीज आपके इस रिपोर्ट में होने चाहिए। रेफरेंस के लिए आप इस 3 वेबसाइट को देख सकते हैं, www.archaeology.about.com, www.koausa.org, www.asi.nic.in। इस पर आप जाकर और भी जानकारी ले सकते हैं ताकि आपका जो रिपोर्ट हो और ज्यादा तथ्यपूर्ण और ज्यादा बेहतर हो। अब हम लोग आएंगे फ्लो चार्ट पर, यानी कि अब हम लोग आएंगे एक ऐसे कंसेप्ट पर, एक ऐसे चीज पर जहां पर इस अध्याय को फिर से समराइज करेंगे, यानी कि जो आपने पूरा यह अध्याय पढ़ा है अब उसको हम लोग इस फ्लो चार्ट के माध्यम से, इस चार्ट के माध्यम से समराइज करेंगे और देखेंगे कि इस अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या, मैंने आप लोगों को पढ़ाया क्या क्या। तो फ्लो चार्ट में यही लिखा हुआ है। सबसे पहले नियोलिथिक पीरियड के बारे में लिखा गया हुआ है कि नियोलिथिक पीरियड में द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, यहां पर फार्मिंग की शुरुआत हुई। यहां पर चेंजेस ब्रॉट अबाउट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के द्वारा यहां पर अलग अलग चेंजेस लाए गए, जिसमें कम्युनिटी लिविंग हो गया, बसल टूल्स हो गया, बास्केट बनाना हो गया, टोकरी बनाना हो गया। फार्मिंग के साथ साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यानी कि जानवरों को पालना, ये सारी चीजें हो गई। इन्वेंशन ऑफ व्हील को भी हम लोगों ने देखा कि चक्के का भी आविष्कार इसी समय में हुआ था। तो हम लोगों ने और भी अलग अलग चीजों को देखा कि आखिर कौन कौन से चीज यहां पर हुए। मेहरगढ़ एक केस स्टडी के तौर पर हम लोगों ने देखा था कि मेहरगढ़ कहां पर है, तो बलूचिस्तान में है। आज के दुनिया के पाकिस्तान देश के एक क्षेत्र बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है, जो उस समय मेहरगढ़ था। आज वो ये 7000 से 5000 बीसी के बीच की ये सारी चीजें आती है। यहाँ पर पॉटरीज और बहुत सारी चीजें मिलती है। हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक केस स्टडी के तौर पर देखा था कि कैसे एचडी सकालिया ने अलग अलग अनुसंधान करके हमें नॉर्थ ईस्ट के बारे में अलग अलग जानकारी दी थी। ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली है। हम लोगों ने चालकोलिथिक एज के बारे में देखा कि यहाँ पर मेटल का डिस्कवरी हुआ, यहाँ पर अलग अलग प्रैक्टिसेज और अलग अलग रिलीजियस लाइफ, अलग अलग जीवन जीने का तरीका, अलग अलग धार्मिक पद्धति जो है वो सारे चीज डेवलप हुए। हम लोगों ने ब्यूरियल के बारे में भी देखा कि यहाँ पर कैसे अंतिम संस्कार
किए जाते थे, इस समय के लोगों के सोच कैसे थे अंतिम संस्कार के बारे में, लोगों के मृत्यु के बारे में। पृष्ठ संख्या 27 के बाद अगर हम लोग पृष्ठ संख्या 28 पर आएंगे तो हम लोग आ जाएंगे एक नए अध्याय में, अध्याय संख्या 4 द फर्स्ट सिटीज का। यानी कि यहां पर इस फ्लो चार्ट के बाद आप लोगों का यह अध्याय यानी कि अध्याय संख्या 3 जो है वो पूरा समाप्त हो जाता है। ये जो अध्याय है, इस अध्याय का नाम जो हम लोगों ने शुरू किया था, यानी कि ये जो अध्याय है, ये जो सामने आप लोग को दिख रहा है, द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, यानी कि पहले किसान और चरवाहे। ये चीजें जो है हम लोगों ने अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से पूरा देख लिया। हम लोगों ने यह जान लिया कि ये कंसेप्ट जो आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है उसमें क्या क्या है। इसके अंतर्गत आप लोगों ने बहुत अलग अलग चीजों को जाना है कि लोग जो इस समय के थे वो कैसे रहते थे, कैसे कार्य करते थे और कौन कौन सी चीजें जो है यहाँ पर हुआ करती थी, और उसके आधार पर हम लोगों ने पूरे अध्याय को समाप्त किया है। जहां तक प्रश्न की बात आती है, आप लोगों को इस प्रश्न के जो भी यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हुए हैं उसके उत्तर देने हैं। कहीं पर कोई भी समस्या आता है, कोई भी प्रश्न को करने में, आप मुझसे पीएसबीआई के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट करके आप मुझसे प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं। अगर समस्या आता है तो आप जहां पर पढ़ रहे हैं, जो पीएसबीआई से एफिलिएटेड अंगीकृत विद्यालय है, वहां पर अपने शिक्षकों से पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने जितना भी पढ़ाया इस अध्याय में, कहीं पर भी कोई भी समस्या हुआ हो, कहीं पर भी कंसेप्ट को समझने में कोई भी समस्या हुआ हो, आप उसके बारे में बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। पीएसबीआई के अलग अलग प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होकर आप अपने विद्यालय के जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर ऑफलाइन जो आपके शिक्षक हैं वहां पर पूछ सकते हैं। और भी कोई भी समस्या हो एसएसटी से जुड़ा हुआ है, अलग अलग चीजें जो आपको समझना हो, आप मुझसे बेझिझक कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। यानी कि अब यह अध्याय को हम लोग समाप्त करते हैं। अगर इस अध्याय से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या होता है, आप अलग अलग माध्यम से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने उस विद्यालय जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां के शिक्षकों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो सही तरीके से इस अध्याय को फिर से पढ़ें, बार बार पढ़ें, इसका उत्तर दें, और जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो हम लोग अपने नए अध्याय यानी कि अगले अध्याय की बात करेंगे, वहां से उस कक्षा की शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।